हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी BPSC असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़। फ्रेंड्स, अभी तक हम काफ़ी सारे MCQ क्वेश्चंस कर चुके हैं और इसके अलावा हमने कुछ MCQs की प्रैक्टिस अपने टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ के थ्रू भी की थी और मैं सोच रहा हूँ कि उस क्विज़ को फिर से स्टार्ट किया जाए। तो आई होप जल्दी से हम उस क्विज़ को स्टार्ट करेंगे। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने यूनिट फर्स्ट से फोर्थ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, बट उसकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बची है बस। जो आपके स्पेशली पटना में क्या पॉलिसी यूज़ होती है या क्या टेक्निक यूज़ होती है, और इसके अलावा जो भी चैलेंजेस हैं हमारे या न्यू अचीवमेंट्स हैं वो सब हमें देखना है। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद अपलोड कर दूंगा। चलिए तो अभी MCQ स्टार्ट करते हैं। ये आज के जो MCQ हैं तो ये मेनली आपके इंसिनरेशन या फिर लैंडफिल्स यानी कि यूनिट 4 पर ही बेस्ड है। तो आई होप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। चलिए MCQ सीरीज़ आज की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ रिफ्यूज़ डिस्पोजल इन्वॉल्विंग ब्यूराइल इन ट्रेंचेज इज कॉल्ड। कचरे के निपटान की विधि जिसमें खाइयों में दफन शामिल है, इसको क्या कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं, इंसिनरेशन यानी कि भस्मीकरण, पल्वराइजेशन यानी कि चूर्ण, कंपोस्टिंग यानी कि खाद, और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर सोच लीजिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपोस्टिंग। आई थिंक आप सभी ने इसका राइट आंसर ही लगाया होगा, बिकॉज ये लोग कह रहे हैं मेथड ऑफ रिफ्यूज़ल डिस्पोजल इन्वॉल्विंग ब्यूराइल इन ट्रेंचेस। जो भी आपका वेस्ट है उसको आपको जब डिस्पोज करना होता है लैंड में, एक आपने लैंड है उसमें कुछ भी एक्सकेवेशंस की, उसके अंदर जब आप कुछ भी ब्यूराइल करते हो तो वो जो प्रोसेस होती है वो कंपोस्टिंग होती है। ओके, ये मैंने आपको सारा चीज़ें थ्योरी लेक्चर में कराई हैं। अगर प्लीज़ आपने थ्योरी लेक्चर को विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ आप थ्योरी लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से इजीली एक्सप्लेन किया है कि इंसिनरेशन क्या होता है, पायरोलिसिस क्या होता है, कंपोस्टिंग क्या होता है, लैंडफिल क्या होती है, लैंडफिल कितने टाइप की होती है, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो बिकॉज नो वन नोज़ कि क्वेश्चन किस टाइप का आ जाएगा, इसलिए आपका थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग थ्योरी कवर करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, फिर आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर सिर्फ आप MCQ से प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम में भी शायद आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ MCQ के बेसिस से पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, इसलिए बेटर होगा कि आप लोग थ्योरी लेक्चर्स को ज़रूर अटेंड करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कंपोस्टिंग होती है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड बेस्ड डिस्पोजल मेथड इज इकोलॉजिकली मोस्ट एप्रिशिएबल। निम्नलिखित ठोस अपशिष्ट निपटान विधियों में से कौन सा पारिस्थितिक रूप से सबसे स्वीकार्य है? आपके ऑप्शंस हैं, सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग या फिर पायरोलिसिस। ये लोग पूछ रहे हैं, आप लोग इसका राइट आंसर सोच लीजिए। आई थिंक आपने सबने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित ठोस अपशिष्ट निपटान विधियों में से, ये जो सारी हैं ये ठोस अपशिष्ट की निपटारे की विधियां हैं, तो इनमें से कौन सी पारिस्थितिक रूप से सबसे ज़्यादा स्वीकार्य है, मतलब कौन सी कम पोल्यूशन करती है, ठीक है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कम करती है। तो ऐसी कौन सी मेथड है वो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है जिसका कम से कम इम्पैक्ट पड़े एनवायरनमेंट पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर
हो जाएगा इसका भी कंपोस्टिंग। ओके, आई थिंक आप सब ने इसका यही आंसर लगाया होगा। चलिए अब हम सोच समझते हैं कि इनमें हमने और जो 3 हैं उनको क्यों एक्सक्लूड किया। अगर आप सैनिटरी लैंडफिल की बात करें तो सैनिटरी लैंडफिल इसका इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज जब भी आप गड्ढा खोद के कुछ दबाते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो हमेशा के लिए वैसा ही पड़ा रहेगा गड्ढे के अंदर। वो कभी ना कभी तो डिग्रेड होगा, चाहे उसका ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग हो, लेकिन एक टाइम बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद वो डिग्रेड होता ही है। इसके अलावा वहाँ पर मीथेन गैस निकलती है, बायोगैस प्रोड्यूस होने लगती है, जिस वजह से इन्वायरमेंट को बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर आप खुले में उसको स्टोर करते हो, ठीक है, सैनिटरी लैंडफिल होती है लेकिन ओपन वाली अगर होती है, ओपन डंपिंग अगर आप करते हो तो वहाँ पे कुछ भी रोडेंट्स आ सकते हैं, ईगल आ सकते हैं, कुछ भी, तो वो ऑल दो वो भी एक डिग्रेडेशन प्रोसेस में या डिकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं, ईगल हो रोडेंट हो, बट वो कंटेमिनेट भी करते हैं। सपोज दैट उन्होंने कोई चीज़ कहीं से खाई, उसके बाद वो जाके कहीं और बैठ गए, तो वो कंटेमिनेशंस करते हैं। ओके, तो इसलिए सैनिटरी लैंडफिल एक स्वीकार्य या एक्सेप्टेबल प्रोसेस या टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंसिनरेशंस, इंसिनरेशंस में आपने देखा होगा कि फ्लाई ऐश निकलती है। मैंने आपको इंसिनरेशंस बताया था, इंसिनरेशन क्या होता है। तो इंसिनरेशन में आपने देखा था फ्लाई ऐश निकलती है। ओके, इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी गैसेस निकल रही थी, टॉक्सिक भी हो सकती हैं, वो नॉन टॉक्सिक भी हो सकती हैं। ऑल्दो हम लोग उनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, हमारे पास आज के टाइम पर ऐसी टेक्नोलॉजी हैं, ऐसे फिल्टर्स हैं कि हम उनको सेपरेट कर सकते हैं कि कौन सी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रदूषित नहीं है या हानिकारक नहीं है, तो उनको हम एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, अदरवाइज़ हम उनको स्टोर कर लेते हैं। बट फिर भी वो इम्पैक्ट तो कर रहा है ना। इसके अलावा पायरोलिसिस, पायरोलिसिस में भी सेम प्रोसेस, वहाँ पे भी आप एक तो हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे हो, तो हाई टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए सबसे पहली बात आपको कुछ ना कुछ चीज़ बर्न करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, तब जब आप प्लास्टिक को बर्न करोगे, लाइक पायरोलिसिस में मेनली हम लोग प्लास्टिक को ही बर्न करते हैं, तो बर्न करने से वहाँ पे वही सेम प्रोसेस है, कुछ ना कुछ हानिकारक गैसें जरूर निकलती हैं, टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं वो, और वो इम्पैक्ट करती हैं, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। दैट्स वाई इन 3 प्रोसेस को हम लोग उतना एक्सेप्टेबल नहीं मानते इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम उनको इतना हितैषी नहीं मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंपोस्टिंग की, आपको पता होगा कंपोस्टिंग क्या होता है। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कंपोस्टिंग क्या होता है, आपके पास कोई भी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, आपने एक साइट चूज़ कर रखी है, वहाँ पे आपका म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट आता है। ओके, आप उसकी सेग्रीगेशंस कर लो, बिकॉज जितना भी उसमें से डिग्रेडेबल है आप उसको अपने यूज़ का रखते हैं, अदरवाइज नॉन रिफ्यूज़ेबल सॉलिड वेस्ट हो जाता है, उसको फिर आप डंपिंग साइट पे कहीं भी भेज देते हो। लेकिन जो डिग्रेडेबल है आप उसको अपने पास रखते हो, उसमें जो भी आपको क्रशिंग वगैरह करनी है वो आप कर सकते हो, ग्राइंडिंग वगैरह। अदरवाइज़ आप उसको एक गड्ढे के अंदर दबा देते हो, उसकी प्रॉपर मिक्सिंग करते हो, आप उसकी रोटेशंस वगैरह करते हो ताकि उसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होती रहे। ओके, उसके बाद आपको पता है कि वो एक नेचुरल फिनोमिना है, विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो डिग्रेडेशन होने लगती है और उससे फर्टिलाइज़र बन जाता है। इसलिए एक एक्सेप्टेबल प्रोसेस कंपोस्टिंग ही है। ऑल दो कंपोस्टिंग में भी आपके मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, बट वो उतनी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होती है। दैट्स वाई कंपोस्टिंग को हम बोलते हैं कि वो एक एक्सेप्टेबल प्रोसेस है। ओके, बिकॉज ये सिर्फ फर्टिलाइज़र बन रहा है। आपको शायद पता भी हो कि आज के टाइम पर जो हमारा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है डिग्रेडेबल वाला, तो उससे म्यूनसिपैलिटीज़ अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अपने जो उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे पैसों के, वो ग्रांट्स के ऊपर मेनली डिपेंड रहती हैं। आपको पता होगा अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, या अगर वैसे भी आपको पता होगा कि मेनली म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो होती हैं, तो वो ग्रांट के ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ग्रांट मिलती है। स्पेशली वो ग्रांट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, उनके पास अपने रिसोर्सेज या अपने टैक्सेशंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत कम हैं। ओके, तो लेकिन अब अर्बन लोकल बॉडीज़ म्यूनसिपैलिटीज़ क्या कर रही हैं कि वो जो म्यूनसिपल वेस्ट है उसको ट्रीट कर रहे हैं,
अब वो ट्रीट कैसे भी कर सकते हैं, ओके, इंसिनरेट भी कर सकते हैं, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं। वो कंपोस्टिंग में वहाँ से उन्हें फर्टिलाइज़र मिलता है, फर्टिलाइज़र को मार्केट में सेल कर देते हैं, ओके। तो वहाँ से वो अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। दैट्स वाई अब हमारा यहाँ पे मेन पर्पस था कि हमें ये समझना था कि कंपोस्टिंग एक एक्सेप्टेबल प्रोसेस है, बेस्ट एक्सेप्टेबल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीवेज सिकनेस अकर व्हेन, सीवेज बीमारी तब होती है जब, आपसे पूछ रहे हैं क्या होता है। सीवेज कंटेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ये 2 बार आपका टाइप हो चुका है, ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। सीवेज कंटेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स मतलब सीवेज में रोगजनक जीव चले जाते हैं। सीवेज एंटर द वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवेज जो आपका वाटर सप्लाई सिस्टम है, ठीक है, उसके में एंटर कर जाता है, उसमें प्रवेश कर जाता है। सीवेज गेट क्लोज्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशंस ऑफ सॉलिड्स, ठोस पदार्थों के जमा होने से सीवर जाम हो जाते हैं। आपको पता होगा कि सीवेज चौक्स हो जाते हैं। पटना में स्पेशली आपने देखा होगा कि रेनी सीजन्स में सीवेज चौक्स हो जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ओके। नेक्स्ट, वॉइड्स ऑफ सॉलिड क्लोज्ड ड्यू टू कंटिन्यूस एप्लीकेशंस ऑफ सीवेज ऑन ए पीस ऑफ लैंड, मतलब भूमि के कुछ टुकड़ों पर सीवेज के निरंतर उपयोग के कारण मिट्टी के रिक्त स्थान भर जाते हैं। तो आपको सीवेज सिकनेस बतानी है। मैंने, अगर आपने मेरा पेपर 2 अगर आपने करा होगा मॉक टेस्ट, मैंने आपके लिए जो कि रेडी किया था पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए, जैसा पेपर आपका आना है एक्सपेक्टेडली, मोस्ट एक्सपेक्टेडली मैंने उसी टाइप का पेपर डिज़ाइन करने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे भी मैंने आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का दिया था कि सीवेज सिकनेस के ऊपर बेस्ड था, वो क्या होता है वहाँ से, और मैंने उसके सोल्यूशन में आपको सीवेज सिकनेस बताया था। तो आई थिंक आप सब इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं और आप सब ने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। चलिए मैं थोड़ा सा टाइम और दे देता हूँ, ओके। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉइड्स जो होती हैं। सबसे पहले बॉइड्स क्या होती हैं, सपोज दैट आपके मिट्टी के पार्टिकल हैं, सॉइल्स पार्टिकल हैं, तो आप कंप्लीटली वो सेम साइज़ के नहीं हैं, ओके। अगर वो सेम साइज़ के नहीं हैं, अगर सेम साइज़ के होते भी तो भी उसमें बॉइड्स बन सकती थी। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बॉइड्स क्या होती हैं, ओके। ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स और टेट्राहेड्रल बॉइड्स आपने पढ़ी होंगी। लेकिन अगर सेम, चाहे वो सेम साइज़ के हों चाहे वो डिफरेंट साइज़ के हों, तो वॉइड्स तो स्पेशली बनती ही हैं, ठीक है। जब भी आपके कुछ पार्टिकल्स होते हैं तो उसमें वॉइड्स बनती हैं। सपोज दैट आपके पास कुछ बॉल्स हैं, ओके। वॉइड्स तो सबसे पहले समझ लेते हैं वॉइड्स क्या होती हैं। सपोज दैट आपके पास कुछ बॉल्स हैं, ओके। अब ये बॉल्स आपने इस टाइप से लेयर बना के रख दी हैं, ओके, ये आपने रख दी। अब इसके पास आप दूसरी लेयर लगाना चाहते हो तो वहाँ आप यहाँ रख सकते हो इस टाइप से। तो ये जो जगह बची, आपके पास जो जगह बची है, ये जगह कहलाती है आपकी वॉइड्स। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो, ओके। तो जो वॉइड्स होती है वो कहलाती है, जो जगह स्पेस बचता है वो कहलाता है वॉइड्स। अब इस वॉइड्स में से क्या होता है कि पानी रिस रिस के, ठीक है, नीचे जाता है। आपको पता होगा कि फिल्ट्रेशन का ही एक काम करती है, जो अर्थ की लेयर है, सरफेस है, वो एक फिल्टर का काम करती है आपके ग्राउंड वाटर तक पहुंचने के लिए। पानी के जो पानी आपका रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर में जाके, आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है ना, रेन के थ्रू आपका कुछ भी पानी आया, अब वो एंटर करता है ग्राउंड वाटर में के साथ मिलता है। अब वो कंटामिनेशंस भी हो सकती हैं, बट चूंकि सरफेस में बहुत सारे लेयर्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उसमें से पानी रिस रिस के जाता है। दैट्स वाई वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है। तो अब अगर सपोज दैट आपके ये सरफेस ही चौक हो गई, एक सपोज आप समझिए एक मेम्ब्रेन होती है, अगर हम अर्थ सरफेस को एक मेम्ब्रेन मान लें, अगर वो मेम्ब्रेन ही चौक्स हो जाए तो क्या उसमें से पानी पास हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही इसका आंसर है कि सीवेज सिकनेस तब होती है जब वॉइड्स बंद हो जाएं, ठीक है। आपकी जो सरफेस थी उसके वॉइड्स अगर बंद हो जाएं तो पानी नीचे पास नहीं हो सकता है। अगर नीचे पास नहीं होगा पानी तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली बहता जाएगा और एक सिकनेस टाइप जनरेट होती है उससे,
ठीक है, तो वॉइड्स ऑफ सोइल क्लोज ड्यू टू कंटिन्यूस एप्लीकेशंस ऑफ सीवेज ऑन ए पीस ऑफ लैंड। ये आपका लैंड था, या फिर आप ये मान लीजिए ये लैंड था। अब यहाँ पे बार बार कंटिन्यूस पानी जा रहा है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि यहाँ पे गंदगी स्टिक कर जाती है। अभी गंदगी स्टिक कर जाएगी ना, तो यहाँ पे से पानी नीचे नहीं जा सकता। जो पानी पहले नीचे जा रहा था रिस रिस के, तो वो पानी नीचे नहीं जा सकता। इस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं सीवेज थिकनेस। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following material are used as landfill sealant for the continuous of control of gas and liquid movements? निम्न में से किस सामग्री का उपयोग गैस और लिक्विड गतिशीलता के नियंत्रण के लिए लैंडफिल सीलेंट के रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लाइम, सेकंड सैंड, बेंटोनाइट, फ्लाई ऐश या फिर ब्यूटाइल रबर। और इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। आपको कोड्स दिए गए हैं। ए कोड में है 1 2 3, बी में है 4 5, सी में है 3 and 5, डी में है 1 2 4। ओके, तो आप लोग इसका राइट आंसर सोच लीजिए। बेसिकली इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि निम्न में से किस सामग्री का उपयोग गैस और लिक्विड गतिशीलता, जो भी आपकी लिक्विड बह रहा है, ओके, उस लिक्विड की मूवमेंट्स को नियंत्रण के लिए आप जो लैंडफिल की सीलेंट करते हो, तो उसमें आप किस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ओके, आपका जो पानी बह रहा है उसमें आपको एक तरीके से सील लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए आप इनमें से किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, वो आपको बताना है। आई होप आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 3 and 5। ओके, अब एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको ऐसा क्यों है। आप सबसे पहले समझिए, अगर आपको राइट आंसर किसी चीज़ का नहीं पता होता है तो आप उसमें से कुछ चीज़ें एलिमिनेट करिए। ओके, अब आपको इसमें से कोई चीज़ तो आप एलिमिनेट कर सकते होंगे ना। सबसे पहले आप किसको एलिमिनेट करेंगे? फ्लाई ऐश को, ठीक है। फ्लाई ऐश बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और उनमें पोर्स तो होंगे ही। अब कोई चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल हैं किस चीज़ के, तो उसमें पोर्स होंगे, उसमें कुछ वॉइड्स बनेंगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो अब उसमें वॉइड्स बनती हैं तो उसमें से तो पानी जा सकता है, इसलिए वो तो आपको एक सीलेंट की पर्पज़ से आप उसको फ्लाई ऐश को यूज़ नहीं कर सकते हो। बिकॉज आपने देखा होगा फ्लाई ऐश क्या होती है, जो भी राख होती है, ठीक है, तो वो फ्लाई ऐश ही तो कहलाती है। अब उसमें से अगर फ्लाई ऐश में से अगर कुछ भी रिस के जा रहा है तो उसको हम सीलेंट के पर्पज़ से यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपका 4 नेगलेक्ट हो गया। तो 4 अगर आपको जब पता है, श्योर हैं आप कि 4 इसका आंसर हो ही नहीं सकता है, तो आप ये काट सकते हो, प्लस ये वाला ऑप्शंस आप काट सकते हो, ठीक है। अब आपके 2 बचते हैं, या फिर ए बचता है या फिर सी बचता है। अब आप देखिए, लाइम या फिर सैंड। मैंने आपको सैंड का बताया कि उसमें भी वॉइड्स बनते हैं, ठीक है, तो सैंड भी नहीं हो सकता इसका आंसर, इसलिए आप ए ऑप्शन को भी काट दीजिए। अब आपका सिर्फ 3 and 5 सी ऑप्शन बचा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो आप उसमें एलिमिनेशंस ट्राई कीजिए, और एलिमिनेशंस में बट आपको कुछ चीज़ें श्योर होनी चाहिए कि हाँ ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि बेंटोनाइट और ब्यूटाइल रबर कैसे इसके आंसर हो सकते हैं। ब्यूटाइल रबर या फिर बेंटोनाइट, दोनों के पोर्स जो बनते हैं, तो नेगलेक्ट ही आप उसको समझते सकते हैं, बिकॉज प्लास्टिक में आपने देखा होगा कि नेगलेक्ट ही कर सकते हैं आप पोरोसिटी को, ठीक है। दैट्स वाई इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंटोनाइट एंड ब्यूटाइल रबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स कैन बी एम्प्लॉयड फॉर प्लास्टिक एंड रबर बेस्ड डिस्पोजल? प्लास्टिक और रबर अपशिष्ट निपटान के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, सैनिटरी लैंडफिल या फिर पायरोलिसिस। इसका राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोलिसिस। मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक, मेनली प्लास्टिक्स वगैरह की जो भी हम डिग्रेडेशन का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम पायरोलिसिस के माध्यम से करते हैं। हम उसको बर्न करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरोलिसिस
क्या होता है मेनली, आप ध्यान रखिए पायरोलिसिस को, कि पायरोलिसिस जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप यहाँ पर नहीं रखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर हम नहीं रखते हैं, O2 नहीं रखते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोसेस इज नोन एज पायरोलिसिस। अगर तो इसका राइट आंसर तो पायरोलिसिस हो गया। इसके अलावा अगर हम कंपोस्टिंग की बात करें तो आपको कंपोस्टिंग पता है कि आप एयर के प्रेजेंस में करते हो, ठीक है। इंसिनरेशन की बात करें तो वो भी सेम प्रोसेस होता है, थर्मल प्रोसेसिंग होती है, आप बर्न करते हो लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर सैनिटरी लैंडफिल की बात करें तो सैनिटरी लैंडफिल का आपको पता है कि आपको कुछ नहीं करना है, गड्ढा खोद के आपको कूड़ा दबा देना है, ठीक है। उसमें किसी भी टाइप का कूड़ा हो सकता है, चाहे वो डिग्रेडेबल हो चाहे नॉन डिग्रेडेबल हो। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। पैरालिसिस का आप जरूर ध्यान रखिए कैसे इंसिनरेशन से डिफर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंगलोर मेथड एंड इंदौर मेथड ऑफ डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट आर। ठोस अपशिष्टों के निपटान की बेंगलोर विधि और इंदौर विधि क्या है। ऑल दो ये क्वेश्चंस हमने अभी नहीं किया है, इसको थ्योरी क्लास में हमने नहीं किया है, बट मैंने इसको इसीलिए ऐड करा है बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सिर्फ रह चुका है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 4th यूनिट में जो टॉपिक रह गया है तो वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस है। इसमें हमें देखना है कि बिहार में क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं या और फिर कंट्री में पॉपुलर क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वेस्ट को मैनेज करने से, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करा दूंगा। अभी हम इसको करते हैं, ठीक है। तो बेंगलोर मेथड इंदौर मेथड से किस टाइप से डिफरेंट है ये आप पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। आपके ऑप्शंस हैं, क्या दोनों सेम है। डिफरेंट एज इंदौर मेथड इज एन इंसिनरेशन मेथड, मतलब इंदौर मेथड एक भस्मीकरण विधि है, एस इस वजह से डिफरेंट है क्या। डिफरेंट एज बेंगलोर मेथड डज नॉट कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीटा, बेंगलोर विधि इस वजह से डिफरेंट है कि उसमें मानव मल नहीं होता है। या फिर डिफरेंट एज बेंगलोर मेथड इज एन एरोबिक मेथड, या फिर इस वजह से डिफरेंट है कि बेंगलोर विधि के रूप में आप एबाइबिय विधि का प्रयोग करते हैं, मतलब जिसमें आप ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते। तो इसका राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और मुझे लगता है शायद आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता इसका आंसर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मतलब जो बेंगलोर मेथड है वो इंदौर मेथड से इस वजह से डिफरेंट है कि उसमें हम एनारोबिक प्रोसेस को यूज़ करते हैं, मतलब आप ऑक्सीजन के एब्सेंस में ट्रीटमेंट कराते हैं। ओके, चलिए तो इसमें अभी हमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि बेंगलोर मेथड क्या होता है या इंदौर मेथड क्या होता है, वो हम थ्योरी क्लासेस में हम अपनी देख लेंगे कि बेंगलोर मेथड क्या होता है और इंदौर मेथड क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द टर्म पायरोलिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पायरोलिसिस शब्द की व्याख्या करता है। आपके ऑप्शंस हैं, सॉलिड वेस्ट इज हीटेड इन क्लोज्ड कंटेनर्स इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर, मतलब ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में बंद कंटेनरों में गर्म किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, सॉलिड वेस्ट इज इंसिनरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठोस अपशिष्ट को जलाया जाता है। थर्ड ऑप्शन है आपका, वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, अपशिष्ट जल को ऑक्सीजन के साथ उपचारित किया जाता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका, डिजॉल्व्ड सॉलिड फ्रॉम वाटर आर रिमूव्ड बाय ग्लास डिस्टिलेशन, पानी से घुले हुए ठोस पदार्थों को कांच के आश्वन द्वारा हटा दिया जाता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर सोच लीजिए, इसमें कुछ नहीं सोचना है आपको, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है पायरोलिसिस को कौन एक्सप्लेन करता है। मैंने आपको पायरोलिसिस जस्ट 2 क्वेश्चंस, शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन पैरालिसिस ही था कि पैरालिसिस क्या होता है, तो आपको इसका राइट आंसर तो आना ही चाहिए। थ्योरी क्लासेस अगर आपने नहीं करी हैं तो वहाँ पे इसे आप थ्योरी क्लासेस से कवर कर लीजिए, क्या होता है पैरालिसिस, क्या होता है इंसिनरेशंस। ओके, और अगर आपने करी है तो आपको इसका राइट आंसर बहुत ईजीली पता चल गया होगा। ओके, तो सबने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट इज ट्रीटेड, सॉलिड वेस्ट इज हीटेड इन क्लोज कंटेनर इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया पायरोलिसिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, मेन डिफरेंस है इंसिनरेशन और पायरोलिसिस, बिकॉज दोनों ही थर्मल प्रोसेस हैं, दोनों में ही आप थर्मल प्रोसेसिंग करते हो ट्रीटमेंट की। बट कैसे डिफरेंस है कि एक में हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, एक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं। इंसिनरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पैरालिसिस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिए
बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंसिनरेशन, हाउ you can differentiate between incineration and pyrolysis. The presence of oxygen or absence of oxygen is the base or basic difference between two methods. Okay, तो ये चीज़ आप याद रखिए. आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टर्म बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग. शब्द जैविक आवर्धन निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? ओके, आपके ऑप्शंस हैं लाइक्लीहुड ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ एनिमल ड्यूरिंग इवोल्यूशंस, मतलब विकास के दौरान जानवरों के बढ़ते आकार की संभावना. मैग्निफिकेशंस पार्टेनिंग टू माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी से संबंधित आवर्धन. एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन सॉइल, मिट्टी में प्रदूषकों का संचय. एक्यूमुलेशंस ऑफ पॉल्यूटेंट इन सक्सेसिव कंज्यूमर्स, मतलब एक के बाद एक उपभोक्ता में प्रदूषकों का संचय. तो इसका राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए. आपने अगर एनवायरनमेंट को पढ़ा होगा, ठीक है, इकोलॉजी को पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़ सभी ग्रेजुएशंस में पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपने बायोमैग्निफिकेशंस जरूर पढ़ा होगा. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ा होगा तो बायोमैग्निफिकेशंस ना पढ़ा हो. तो इसलिए आपने बायोमैग्निफिकेशंस पढ़ा होगा. इस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए. और बिलीव कीजिए मेरा कि पेपर में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो. अगर आपको सिंपल सी टॉपिक को आपने अगर कवर कर लिया, जो भी आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस में, अगर आपने सिलेबस को कवर कर लिया जैसा आपका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो. बट आपको पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जरूर आनी चाहिए. जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस हैं रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, तो वो आपको ज़रूर आनी चाहिए. उसके अलावा आप पेपर को इजीली कर सकते हो और वो क्वेश्चंस भी आप इजीली कर सकते हो अगर आपको उनके बारे में थोड़ी सी भी समझ है. तो अपने क्वेश्चंस पे आते हैं हम. बायोमैग्निफिकेशंस क्या होती है? तो बायोमैग्निफिकेशंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक्यूमुलेशंस ऑफ पॉल्यूटेंट इन सक्सेसिव कंज्यूमर्स. मतलब आपको पता होगा कि उपभोक्ता होता है, एक होता है प्रोड्यूसर, उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर होता है तृतीयक उपभोक्ता. ओके, ये आपको चेन पता होगी, फूड चेन. अब इसमें क्या होता है कि जो एक प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया. तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपका कंटेमिनेशंस थी, जो भी आपका पॉल्यूशंस था, जो भी आपके संदूषक थे, तो वो बढ़ते जाते हैं. क्योंकि एक के अंदर अगर 10 ग्राम था, अब इसको दूसरे ने खा लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने खा लिया, तो उसके अंदर तो बढ़ जाएगा ना. ठीक है, 20 हो जाएगा. अब इसने इसको खा लिया तो 20 से इसके अंदर 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सॉरी. ठीक है, इस टाइप से होता है. इस वजह से ये क्या होता है कि इसमें आपका बढ़ता जाता है, ये कंज्यूमर के अंदर होता है. जैसे आपका कंज्यूमर लेवल बढ़ता है तो ये बढ़ता जाता है. ओके, बायोमैग्निफिकेशंस आपको समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अलाउएबल डिस्पोजेबल रेट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ सिलेज ऑन लैंड इज डिटरमाइंड बाय, मतलब भूमि पर कीचड़ के अनुप्रयोग की स्वीकार्य डिस्पोजेबल दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन कंटेंट ऑफ स्लज, यानी कि कार्बन एवंपक मात्रा, मेरे से थोड़ा शायद गलत लिखा गया है. नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ स्लज, कीचड़ की नाइट्रोजन सामग्री. फास्फोरस कंटेंट ऑफ स्लज, कीचड़ की फास्फोरस सामग्री. पोटेशियम कंटेंट ऑफ स्लज, कीचड़ की पोटेशियम सामग्री. ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए. इन क्वेश्चंस में पूछना चाह रहे हैं कि जो आपका स्लज है, उसके जो स्लज ऑन लैंड है, ठीक है, मल जो भी है आपका भूमि पर, तो उसकी डिस्पोजेबल रेट को आप कैसे डिटरमाइन करते हो? आप इनमें से किस एलिमेंट का यूज़ करके, किस एलिमेंट को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आपको जो भी आपका स्लज है उसके डिस्पोजेबल रेट को आप ज्ञात कर सकते हो, नोन कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके, तो आई थिंक इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा. अगर आपको पता है तो आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा. नहीं पता है तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, मैं हूँ आपको सोल्यूशन देने के लिए. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ स्लज. बिकॉज आपको पता होगा कि आपके कोई भी सपोज दैट, चाहे माइक्रोबियल कोई भी माइक्रोबियल कंडीशंस, माइक्रोबियल रिएक्शंस होती हैं, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशंस होती हैं,
तो वो क्या, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशंस होता है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी ये देखना है कि माइक्रोबियल रिएक्शंस हो रही हैं, अब स्लज है तो उसको कौन डिकम्पोज करेगा, डिस्पोज कौन करेगा, माइक्रोब्स ही तो करेंगे। तो माइक्रोब्स कैसे करते हैं कि वो नाइट्रोजन को स्पेशली डिकम्पोज करते हैं। अगर आपने नाइट्रोजन की डिकम्पोजिशन निकाल ली या डिस्पोजेबल रेट निकाल लिया, तो आप कन्फर्मली ये इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ पर डिस्पोजेबल रेट कितना है। तो इसलिए जो जब आप कहीं पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या फिर माइक्रोबियल रिएक्शंस हो रही हैं, तो वहाँ से आप इजीली पता कर सकते हो कि यहाँ पर डिस्पोजेबल रेट कितना है। तो इसलिए नाइट्रोजन का हम कैलकुलेट करते हैं रेट, और उससे हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो रेट है डिस्पोजेबल वो कितना है। आई होप इसमें भी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। द गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय लैंडफिल्स प्राइमरली कंप्राइज्ड ऑफ, लैंडफिल्स द्वारा उत्पादित गैसों में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल है। देखिए मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ बिकॉज आपका क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ जाए आपका छूटना नहीं चाहिए। और आई होप मैं ये कोशिश करता हूँ कि इतने के बाद आप कोई क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ वगैरह जो भी है आपको थ्योरी लेक्चर्स की, तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। द गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय लैंडफिल प्राइमरली कंप्राइज्ड ऑफ, लैंडफिल्स द्वारा उत्पादित गैसों में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं। आपके ऑप्शंस हैं इथेन एंड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर तो आपको सबको पता होगा आई थिंक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है तो इजीली रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसमें मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब भी लैंडफिल साइट पर आप जाते हो डिकम्पोजिशन होंगी, ठीक है, डिस्पोज करोगे आप, लैंडफिल साइट पर खुद से डिकम्पोजिशन होता है, तो वहाँ पे आपको पता होगा मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। मैंने आपको बता दिया था पहले भी, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल साइट पर क्या होता है, आपका मीथेन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ से दूसरी चीज़ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, इसलिए आपको एक चीज़ समझने के लिए दूसरी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, दूसरी चीज़ को समझने के लिए पहली चीज़ को अच्छे से आना चाहिए। इसलिए आप सारी चीज़ें कवर कीजिए, थोड़ी लेक्चर जरूर देखिए, बिकॉज मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इसका जो भी लॉजिकल रीजंस हैं वो आपको सारे मिल गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है उसके बाद भी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मुझे अच्छा लगेगा इवन अगर आप मुझसे कोई भी डाउट पूछते हो तो। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मैंने टाइप तो नहीं किया था बट मुझे अब मैंने सोचा कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए, ठीक है। तो बिकॉज आपकी कितनी प्रैक्टिस है वो भी तो मुझे पता चलते रहना चाहिए। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बेसल कन्वेंशन कब हुआ था, आप मुझे वो बताइए। बेसल कन्वेंशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और वो किस चीज़ को प्राइमरली कंसर्न करता है, वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और जो भी आपका बेस्ट आंसर होगा तो मैं वो बेस्ट आंसर अपने नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ में ही आपको दिखा दूंगा। ओके, तो प्लीज़ ज़रूर आप बताइए कि बेसल कन्वेंशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, किस टॉपिक को कंसर्न करने के लिए हुआ था, ठीक है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे, चाहे वो थ्योरी लेक्चर में क्वेश्चन पूछने वाले हो या फिर आज मैंने एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चन पूछा है, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा फालतू नहीं है कि आपका नहीं बन सकता है पेपर में आपको। इसलिए हर क्वेश्चन का मेरे जवाब जरूर दीजिए आप, चाहे वो थ्योरी लेक्चर का हो या फिर जो मैंने आज पूछा है। तो प्लीज़ आप लोग बताइए बेसल कन्वेंशन कब हुआ, क्यों हुआ, ओके, किस चीज़ को कंसर्न करता है। चलिए तो आज के लिए यही कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप अभी तक मुझे सुन रहे हो एंड तक, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप शेयर कर सकते हो
आपके फ्रेंड्स जो भी ग्रुप में हैं या फिर सर्कल में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनसे शेयर कर सकते हो तो और भी अच्छी बात होगी। चलिए, थैंक यू।